डियर आज की हमारी टॉपिक जो है वो अबाउट इन्फ्लामेशन है। सो डियर व्हाट इज़ इन्फ्लामेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फ्लामेशन इज़ फॉरेन बॉडीज। यस डियर, हमारे साथ इन्फ्लामेशन जिसको हम सोजिश भी कहते हैं, इट रेफर्स टू द रिएक्शन ऑफ लिविंग टिश्यूज अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ इंजरी, कट, foreign bodies may be bacteria, it may be virus, it may be the antigenic substance of the bacteria. So हमारे साथ इन्फ्लामेशन जो है वो एक इम्यून से पॉजिटिव इम्यून रिस्पॉन्स भी हम इसको कह सकते हैं। क्या आपकी इम्यून सिस्टम की क्या रिस्पॉन्स होती है अगेंस्ट द फॉरेन इंडिविजुअल्स या फॉरेन बॉडीज़ जो आप पे अटैक करती हैं। सो इट इज़ आल्सो नॉन एज अ inflammation is also known as a immune response designed to remove damaged tissue or foreign body। ये इम्यून एक रिस्पॉन्स होती है जब आपकी बॉडी पे किसी बैक्टीरियल अटैक या वायरल अटैक या कट या इंजरी या बर्न, कोई भी इस तरह डिस्टर्बेंस होती है आपकी जो बॉडी के अंदर आती है ना, उसके रिज़ल्ट में आपकी इम्यून एक रिस्पॉन्स देती है। वो रिस्पॉन्स एक उसका असल में उस रिस्पॉन्स की असर ये होती है बॉडी पे कि वो बॉडी के अंदर जो डैमेज टिश्यूज़ हैं जो कि बैक्टीरिया या वायरस से डैमेज हुई है उसको उसके अगेंस्ट एक इम्यून मैकेनिज़म्स, एक एक्टिव इम्यून मैकेनिज़म्स बनाए और उस टिश्यूज़ के ख़िलाफ़ वो जो डैमेज टिश्यूज़ है उसको ठीक कर दे, उसको हील कर ले, हील प्रोसेस कर ले बॉडी के अंदर, या बाहर से आई हुई फॉरेन बॉडीज़ उसके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम डेवलप कर ले। ठीक है, ये हमारे साथ असल में इस इम्यून सिस्टम का कोशिश ये होती है कि ये रिमूव कर दे जो एंटीजेनिक सब्सटेंस है या आपकी फॉरेन बॉडीज़ उसको रिमूव कर दे बॉडी से। और ये दूसरी बात ये है कि जो आपके नेक्रोटिक सेल्स है या डेड सेल है उनको बॉडी से रिमूव किया जाए। सो दिस इज़ एन इम्यून पॉजिटिव इम्यून रिस्पॉन्स भी आप कह सकते हो। हम अगर इसको देख ले लैटिन से, अगर लैटिन ये लफ्ज़ असल में लातिनी अल्फाज से लिया गया है, एक लैटिन अल्फाज से डेराइव्ड की गई है, ये लैटिन से डेराइव्ड किया गया है। इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स, जो लैटिन वर्ड से डेराइव किया है जिसका मतलब है
इन्फ्लामेर से इन्फ्लामेशन वर्ड्स बनाया गया है। ये इन्फ्लामेशन इज बेसिकली डेराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड्स which is from inflammare. Inflammare means to sit on fire. एक तो इसकी मीनिंग ये हो गई इन्फ्लामेशन की लैटिन इन्फ्लामेर से, जिसका मतलब है टू सिट ऑन फायर। इसके अलावा ये एक स्कॉटिश की एक सर्जन ने स्कॉटिश सर्जन ने 1793 में इन्होंने एक थ्योरी में पेश की कि इन्फ्लामेशन इज नॉट अ डिजीज। Inflammation is not a disease, it is just a response, है बॉडी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है किसके टुवर्ड्स द फॉरेन सब्सटेंसेस। तो एक स्कॉटिश सर्जन ने 1793 में एक थ्योरी में उन्होंने पेश की कि इट इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ जस्ट रिस्पॉन्स, अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स होती है आपकी इम्यून सिस्टम की, जो कि डेवलप्ड करती है अगेंस्ट द फॉरेन बॉडीज़। या इनका कोशिश तो इम्यून सिस्टम की ये होती है कि बाहर से आया हुआ कोई बैक्टीरिया, वायरस या जो अटैक हुई हैं उनके अगेंस्ट इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स बना जाए और ख़त्म किया जाए, बॉडी के से निकाला जाए जो बाहर से आई हुई चीज़ें हैं। तो लेकिन ये अगर क्रोनिक में चला जाए तो बॉडी के अंदर फिर तरह तरह की कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है, जिसे फीवर और इन्फ्लामेशन, पेन, इस तरह के अलामत ज़ाहिर होती है। ये हमारे साथ जो इन्फ्लामेशन है इसको अगर देखा जाए दो तरह की, इन्फ्लामेशन हैज़ टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन। अगर देखा जाए टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशंस हमारे साथ बेसिकली दो टाइप्स हैं इन्फ्लामेशन की। एक है acute inflammations, acute inflammation। दूसरा है हमारे साथ chronic inflammation, एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशंस। अब यहाँ देख ले, अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन को देखा जाए, एक्यूट इन्फ्लामेशन हमारे साथ इसकी जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो सडन ऑनसेट ऑफ एक्शन होती है किसी भी इंजरी की, जब किसी भी इन्फ्लामेशन की। तो ये आपको जो ये है एक्यूट है, ये मिसाल के तौर पे ये सडन इमीडिएटली जो आपकी इन्फ्लामेशन होती हैं उसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी जल्दी ही रिस्पॉन्ड देती है। और ये ऑलमोस्ट जब इन्फ्लामेशंस आपकी बॉडी पे अटैक करती है ना, वो जब न्यू होती हैं स्टार्टिंग में, तो उस इन्फ्लामेशंस को हम बेसिकली कहते हैं इट इज़ अ न्यू इन्फ्लामेशंस। ऑनसेट जो है इसकी न्यू होती है और आपकी बॉडी की रिस्पॉन्स सडन होती है इसके खिलाफ। और बॉडी ये मोस्टली बॉडी सेल्फ लिमिटेड इन्फ्लामेशन होती है। सेल्फ आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ब खुद इसकी दिफा करती हैं और ड्यूरेशन जो है वो बहुत कम होती है, हावर्स टू डेज इतनी ज़्यादा नहीं होती। और क्रोनिक, जब ये एक्यूट इन्फ्लामेशंस पे टाइम गुजर कर ये क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोनिक मीन्स लॉन्ग ड्यूरेशन होती है इसके अंदर। इसमें एक्यूट में शॉर्ट ड्यूरेशन होती है इन्फ्लामेशन की, इस क्रोनिक इन्फ्लामेशन में लॉन्ग ड्यूरेशन होती है इन्फ्लामेशन की। ये एक पुरानी, जब एक्यूट पुराना हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोनिक में, जिसको हम ये भी कहते हैं कि अगर कोई भी इन्फ्लामेशन बॉडी के अंदर 3 या 4 हफ्ते से बढ़ जाए वो क्रोनिक में चला जाता है।
फिर इसमें मंथ साल लग जाते हैं बॉडी के अंदर। और इसके अंदर क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंदर कभी कभार ऑटो इम्यून डिजीज़ भी अपनी जो आपकी मैक्रोपेज हैं और आपकी लिम्फोसाइट से आपकी मास्ट सेल्स है, इस तरह की आपकी इम्यून सेल्स के जो सेल्स हैं वो जो केमिकल मीडिएटर से वो लगातार खारिज करता रहता है बॉडी के अंदर। अगरचे कोई पारंट सब्सटेंस बॉडी के अंदर मौजूद ना हो, लेकिन ये आपकी क्रोनिक इन्फ्लामेशन में आपकी इम्यून सिस्टम खुद ब खुद बॉडी के अंदर जो है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स खारिज करते हैं, इन्फ्लामेटरी सेल्स को खारिज करते रहते हैं, जो बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन, पेन और आपकी रोबार, कॉलर, इस तरह की अलामात जो है, ट्यूमर जैसी अलामात, ये चीज़ें बॉडी के अंदर डेवलप्ड होती हैं। ये हमारे साथ एक्यूट जो है जो सडन है और सेल्फ हीलिंग प्रोसेस होती है। इसमें आपकी बॉडी खुद ब खुद इसकी तैयार कर देते हैं। जो टिश्यूज़ इंजरी हुई हैं, बॉडी सेल्फ लिमिटेड है, ये खुद ब खुद बॉडी की इम्यून सिस्टम इसको ख़त्म कर देता है और ये क्रोनिक पुराना हो जाता है। दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक। इसकी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊँ। जिस तरह आपकी ब्रोंकाइटिस है, कोई इन्फ्लुएंजा की वजह से, किसी बैक्टीरिया की वजह से, जो सिंपल सी बैक्टीरिया होती है उसकी वजह से अगर ब्रोंकाइटिस हो जाए आपकी फेफड़ों में, तो एक छोटी सी इन्फ्लामेशन कॉज करती है ब्रोंक्यूल्स के अंदर। लेकिन वो सेल्फ लिमिटेड होती है, तकरीबन कुछ दिन के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाता है। और अगर क्रोनिक देखा जाए, क्रोनिक में अगर आपकी लंग्स पे, उसी एल्वियोलाइज पे, उसी आपकी जो लंग्स कैविटीज है उन पे अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया अटैक कर ले, तो वो लॉन्ग प्रोसेस की तरफ चला जाता है। फिर वो क्रोनिक इन्फ्लामेशंस बॉडी के अंदर क्रिएट करती है लंग्स के अंदर। सो दिस डिफरेंस बेसिकली बिटवीन द एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन। यस, आज अब इसके बाद हम देखते ये हैं कि इसकी जो इन्फ्लामेशन होती हैं, बेसिकली इन्फ्लामेशन की जो कार्डिनल साइन होती हैं वो हम पढ़ेंगे। कार्डिनल साइंस, कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन क्या हो सकती हैं। अच्छा, ये कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन को हम लोकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन भी कहते हैं। लोकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, लोकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज ए लोकल साइन इन्फ्लामेशंस। कौन सी लोकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन को हम कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब हाँ जो है कि हमारे साथ लोकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन अगर लेट इन वर्ड्स में एक बार लिखवा दो आपको, फिर बाद में उसकी इंग्लिश देख लूँ। नंबर फर्स्ट जो है 5 कार्डिनल साइन होती है। नंबर फर्स्ट जो है र्यूबार, र्यूबार। दूसरा है डॉलर। तीसरा है ट्यूमर। चौथा है कॉलर। 5 है फंक्शियोलेसा, फंक्शियोलेसा। कॉलर से मुराद है हीट, हीट या वार्म। और फंक्शियोलेशन से लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन या लॉस ऑफ जो ऑर्गन्स हैं उसकी अपना एक फंक्शन लॉस कर लेता है, लॉस ऑफ। और ट्यूमर, ट्यूमर जिसका मतलब है स्वेलिंग, स्वेलिंग, स्वेलिंग और एडिमा जो क्रिएट होती है बॉडी के अंदर, ये इसके अलावा। और डॉलर, डॉलर मीन्स पेन, दर्द, पेन, दर्द होती है, ये उसकी कार्डिनल साइन है। और र्यूबार, र्यूबार बेसिकली इट मीन्स रेडनेस। जो भी आपकी
लोकल एरिया पे जब इफ़ेक्ट होती है ना, लोकल एरिया पे इन्फ्लामेशन होती है, तो वो आसपास की लोकल एरिया पे रेडनेस पैदा होती है, रेडनेस आती है, जिसको एरिथीमा भी बोलते हैं, एरिथीमा। These are 5 cardinal sign of the inflammations, जो इन्फ्लामेशन की कार्डिनल साइन है 5 है। लैटिन वर्ड्स में इसको रूबार, जिसकी मतलब है रेडनेस, एरिथीमा, और डॉलर पेन, और ट्यूमर स्वेलिंग या अडीमा, उसकी आसपास लोकल एरिया में अडीमा, स्वेलिंग, रेडनेस, हीट वहाँ से प्रोड्यूस होती है, और कॉलर और फंक्शियोलेजा। अगर 3rd डिग्री बर्न हो जाए, मिसाल कह रहा हूँ, किसी ऑर्गन उसके शदीद वो इंजर्ड हो जाए या बर्न हो जाए, तो वो ज़्यादा स्वेलिंग और अडीमा की वजह से वो आसपास की जो टिश्यूज़ है वो या ऑर्गन्स है वो काम छोड़ देता है, काम नहीं कर सकता। तो दिस इज़ बेसिकली मीन्स लॉस ऑफ फंक्शियो। यस डियर, अब हम यहाँ पे इसकी एटियोलॉजी देख लेते हैं एक बार की एटियोलॉजी क्या हो सकती है आपकी इन्फ्लामेशन की, फिर आपकी इम्यून रिस्पांस भी देख लेंगे। नंबर फर्स्ट, यहाँ पे मैं आपको इन्फ्लामेशन की कुछ वजूहात बता दूँ, खासियत बता दूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर जूम किया जाए, यहाँ पे मैं एटियोलॉजी इस वाले रीजन में एटियोलॉजी बताऊंगा इन्फ्लामेशन की। बेसिकली इसकी एटियोलॉजी क्या हो सकती है, क्या वजूहात हो सकती हैं, एटियोलॉजी जो कि कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। इन्फ्लामेशन बेसिकली इसकी कॉजेज़, वजूहात, एटियोलॉजी ये हो सकती हैं कि बॉडी के अंदर या तो फिज़िकल इंजरी से, इट मे बी फिज़िकल इंजरी से सच एज अ कट, इंजर, और आपकी दूसरी ये है, और दूसरा केमिकल इंजरी से भी, आपकी केमिकल इंजरी आपकी अगर बॉडी एरिया, लोकल एरिया डैमेज हो जाए, लोकल केमिकल इंजरी में आपके साथ आते हैं, इट में बी फ्रॉम एसिड की वजह से अगर इन्फ्लामेशन या ज़ख़म आ जाए, बॉडी को ख़राब कर दे, या अल्कली से, या आप ये भी समझ ले कि कुछ ड्रग्स की टॉक्सिन से टॉक्सिसिटी अगर कॉज कर ले बॉडी के अंदर, तो वो सीवियर इस तरह के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करती हैं। ड्रग्स और टॉक्सिन्स, और आपकी दूसरा है आपकी रेडिएशन की वजह से, और है आपकी बैक्टीरियल अटैक की वजह से अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, बैक्टीरियल अटैक, वायरल अटैक, फंगल अटैक, ये तमाम के तमाम वजूहात हो सकती हैं इन्फ्लामेशंस की। फिज़िकल इंजरी हो सकती है, कट और इंजरीज़ हो सकती है, किसी भी एक्सीडेंटली इंजरीज़ हो सकती हैं, और आपकी केमिकल इंजरी, एसिड्स, अल्कली, ड्रग के इस्तेमाल से, और टॉक्सिन्स, रेडिएशंस, और आपकी बी स्टिंग्स, कुछ आउटर सेल मेम्ब्रेन किसी एनिमल की स्टिंग से, ये सब के सब इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं बॉडी के अंदर। So we have to see that the immune response against the foreign individual, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उसके खिलाफ बॉडी की क्या रिस्पांस होती है हमारे साथ। So इस मैकेनिज़म्स को हम समझेंगे। मैं यहाँ पे स्किन ड्रॉ कर रहा हूँ, मोस्ट सरफेस रीजन ऑफ स्किन जो है, this is basically, this is basically the surface area of the skin. This is basically the surface area of the skin. This is basically the surface area of the skin. This is basically the surface area of the skin. This is basically the surface area of the skin. This is basically the surface area of the skin. This is basically the surface area of the skin. This is basically the surface area of the skin. This is basically the surface area of the skin. This is basically the surface area of the skin. This is basically the surface area of the skin. This is basically the surface area of the skin. This is basically the surface area of the skin. This is basically the surface area of the skin. This is basically the surface area of the skin. This is basically the surface area of the skin. This is basically the surface area of the skin. This is basically the surface area of the skin. This is basically the surface area of the skin. This is basically the surface area of the skin. This is basically the surface area of the skin. This is basically the surface area of the skin. This is basic
एपिडर्मस, कि डर्मस है, हाइपोडर्मस है, वो सही जा रहा हूँ उसमें को बता दो। ये आपकी व्हाट इम्यून रिस्पॉन्स क्या हो सकती है आपकी फॉरेन इंडिविजुअल की, ये मैकेनिज्म कैसे हो सकती है। नंबर फर्स्ट, हमने देखा था कि जो कॉजेज वजूहात हो सकती हैं, इट मे बी द फ्रॉम द अटैक ऑफ बैक्टीरियल अटैक, बैक्टीरियल अटैक से जब आप ये करती हैं, या आपकी एलर्जन से, कोई भी एलर्जन, एलर्जन इज आल्सो वन ऑफ द मेजर काज ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इन द बॉडी, या कोई कट या इंजरी हो जाए, कट इंजरी, ठीक है, कट इंजरी हो जाए या बर्न हो जाए, बर्न्स, रेडिएशन आपके टिश्यूज को नुकसान पहुंचाए, ETC, इवन बी स्टिंग्स, ETC। जब भी आपकी बॉडी पे अटैक होती है बाहर से, तो वो अगर कट या इंजरी से अटैक हो जाए तो आपकी जो फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन है, नंबर फर्स्ट, वो इंजर्ड हो जाएगी। ये पाथवे हम देखेंगे कि इस पाथवे में क्या रिलीज हो जाता है। दूसरा यहाँ पे आ जाए जो आपकी बैक्टीरियाज है, बैक्टीरिया की जब इंटर होती है बैक्टीरिया मोस्टली, तो वो कुछ तरह के इंडोटॉक्सिन रिलीज करता है। बैक्टीरिया रिलीज इट्स इंडोटॉक्सिन्स। जब वो अपनी इंडोटॉक्सिन रिलीज करता है, मोस्टली आपकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इंडोटॉक्सिन रिलीज करता है बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे आपकी जो लोकल एरिया है, इस पे अगर ये मैं आपको ये कर लूँ, फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन, फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन, फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन जब बॉडी पे अटैक करती है बाहर से, हमने बैक्टीरिया का एग्जांपल ले रहा हूँ कि बॉडी के अंदर ये इम्यून रिस्पांस कैसे होती है, आपकी बॉडी की इम्यून रिस्पांस फॉर एक्यूट किस तरह होती है। तो इंडोटॉक्सिन जब रिलीज करता है बैक्टीरिया, तो आपकी जो इंटरस्पीशियल स्पेसीज हैं लोकल एरिया की, यहाँ पे बहुत सारे आपकी सेल, इम्यून सेल्स मौजूद होती हैं। उनमें से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ मास्ट सेल की, बेसिकली मास्ट सेल की, जो कि ज़्यादातर केमिकल मेडिएटर्स मास्ट सेल से रिलीज़ होते हैं जब भी कोई एंटीजेनिक सब्सटेंस, बैक्टीरिया की पैथोजेनिक सब्सटेंस, उसकी लाइपोपॉलीसेकेराइड, उसकी शुगर मॉलिक्यूल्स जब बॉडी के अंदर इंटर होती हैं, तो मोस्टली देखा गया है कि जो मास्ट सेल हैं उसके ऊपर काफ़ी रिसेप्टर होते हैं बाहर से आने वाले किसी भी फॉरेन इंडिविजुअल के लिए जो बॉडी के लिए न्यू हो, जो बॉडी को नुकसानदा हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पंजाई हो, तो उसके अगेंस्ट बॉडी के अंदर जो मास्ट सेल हैं, हम देखेंगे कि उसकी रिस्पांस क्या होगी इन फॉरेन इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट। अब मिसाल दे रहा हूँ, जब बैक्टीरिया अपनी इंडोटॉक्सिन रिलीज करेगा या कोई एलर्जन आएगी या कट इंजरीज, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जब अंदर दाखिल होती है, तो जो मास्ट सेल हैं उसके ऊपर काफ़ी रिसेप्टर होती हैं उनके लिए, किसी भी एलर्जन के लिए, किसी भी पैथोजेनिक सब्सटेंस के लिए। तो मास्ट सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर पर इनके अंदर मैसेज देती है न्यूक्लियस को
न्यूक्लियस, इनके अंदर काफ़ी ग्रेन्यूल्स भी मौजूद होते हैं जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स मौजूद होते हैं इनके अंदर, मास्ट सेल के अंदर। फिर दिस इज मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स, जब मास्ट सेल्स एक्टिव हो जाता है, बाहर से आए हुए इंडोटॉक्सिन या पैथोजन या बैक्टीरिया की एंटीजेंस या उसकी लाइपोपोलिसेप्टार कोई भी या शुगर मालिक्यूल या बाहर से एलर्जन कोई भी इस तरह चीज़ जब स्किन पे अटैक करती है, बॉडी पे अटैक करती है, तो उसके रिजल्ट में मास्ट सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। जब मास्ट सेल एक्टिव हो जाते हैं तो ये कुछ तरह के केमिकल्स मेडिएटर खारिज करना शुरू कर देते हैं। ये कुछ मेडिएटर्स खारिज करना शुरू कर देते हैं जो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। इन मेडिएटर्स को, जो नंबर फर्स्ट जो मेडिएटर्स हैं, इसको हम नाम देंगे आपकी हिस्टामीन। हिस्टामीन मास्ट सेल्स हैं, हिस्टामीन केमिकल मेडिएटर रिलीज की, और साथ ही सेरोटोनिन रिलीज की, जो इसके अंदर भरे हुए ग्रेन्यूल्स मौजूद थे। सेरोटोनिन, हिस्टामीन और ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन डी। हिस्टामीन और प्रोस्टाग्लैंडिन, और एक और रिलीज होती है जिसको हम नाम देंगे इंटरल्यूकिन्स। These all chemical mediators are released from the mast cells in the result of when endotoxin or allergens or injury, foreign injury or foreign substance जब मास्ट सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो ये सेंस करती हैं। उस ये काफ़ी सेंसिटिव वो है सेल है बॉडी के अंदर, इम्यून सेल्स है जो मास्ट सेल्स है, ये सेंस करती है या डिटेक्ट करती हैं और फिर फर्दर जो केमिकल मेडिएटर्स है उसको खारिज करना शुरू कर देते हैं। जब वो केमिकल मेडिएटर्स खारिज होते हैं बॉडी के अंदर, अब इन केमिकल मेडिएटर्स की क्या एक्शन होगी आपकी बॉडी के जो ब्लड वीसल्स हैं और ब्लड कैपिलरीज हैं उन पे क्या असर होगी वो हम देखेंगे। चूँकि दिस स्पेस इज नाउन एज इंटरस्टिशियल स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस का नाम हम देंगे, दिस इज इंटरस्टिशियल स्पेस है जिसमें बाहर से फॉरेन सब्सटेंस दाखिल हुई हैं। यहाँ हम एक वो ब्लड कैपिलरीज ड्रॉ करेंगे जो कि एंडोथेलियल कैपिलरीज हम कहेंगे। दिस इज एंडोथेलियल ब्लड कैपिलरी सेल। इसकी जो अंदर वाला हिस्सा है ना कि आर्टरीज का या वेन्स का, वो एंडोथेलियल सेल से बना है। चूँकि लोकल एरिया है, लोकल एरिया के नीचे तो ज़रूर वो ब्लड कैपिलरीज होंगे ना। These are your endothelial cells. नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स के बीच में कोई गैप नहीं होती। हाँ, छोटा सा गैप तो होती है जिससे ऑक्सीजन, मिनरल्स, विटामिन्स
आते जाते हैं आसपास के टिश्यूज़ में, लेकिन इतना बड़ा सा गैप नहीं होता जिससे फ्लूइड्स और ब्लड इंटर कर सके। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स तो आते जाते हैं और कुछ हार्मोन्स वगैरह तो आते जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो एंडोथेलियल सेल्स है आपके, इनके ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, रिसेप्टर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती हैं, जिससे आपकी जो केमिकल मेडिएटर्स है वो आकर बाइंड कर लेता है। जब ये केमिकल मेडिएटर्स बाइंड कर लेता है तो ये कुछ तरह के रिएक्शन शो कर देता है यहाँ पे, और आपकी जो एंडोथेलियल सेल्स है, दीज आर नॉन एज एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स हैं, इनके अंदर फ्री फॉर्म ग्रेन्यूल्स ज़्यादा होती हैं, फ्री फॉर्म ग्रेन्यूल्स भी मौजूद होती हैं, फ्री फॉर्म ग्रेन्यूल्स होती हैं। दीज आर फ्री फॉर्म ग्रेन्यूल्स, जो प्रोटीन्स मौजूद हैं, फ्री फॉर्म ग्रेन्यूल्स, दीज आर फ्री फॉर्म ग्रेन्यूल्स हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं दिस। अब जब आपकी ये केमिकल्स मेडिएटर्स जो है, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स है, ये तमाम के तमाम, इनमें से जो आपकी मोस्टली जो आपकी हिस्टामीन है, हिस्टामीन और ये बाकी जो आपके केमिकल मेडिएटर्स हैं, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हैं, ये जब भी एंडोथेलियल के रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाते हैं तो बेसिकली आपकी एंडोथेलियल सेल्स की जो ब्लड की कैपिलरीज हैं उनमें कुछ ख़ास किस्म की चेंजेस पैदा हो जाती हैं। अब चूँकि इधर देख लीजिए आपकी मेडिएटर्स जो मास्ट सेल ने रिलीज़ की, तमाम के तमाम रिसेप्टरों के साथ अपनी एंडोथेलियल रिसेप्टरों के साथ बाइंड कर गए। ठीक है, और ख़ासकर आपकी जो वो है ना सेरोटोनिन्स है, ये अब क्या चेंजेस लाएंगे जब ये केमिकल्स मेडिएटर्स मॉलिक्यूल, ये जो केमिकल मेडिएटर्स के मॉलिक्यूल्स है ना, ये अब आएंगे किस पे एक्ट करेंगे, आपकी जो एंडोथेलियल सेल्स है ब्लड कैपिलरीज के, उन पे एक्ट करेंगे। जब उन पे एक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो फ्री फॉर्म ग्रेन्यूल्स आपको नज़र आते हैं, जब भी ये यहाँ पे केमिकल मेडिएटर्स या इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स इनके साथ बाइंड कर रहता है रिसेप्टर के साथ, ये जो आपकी प्री फॉर्म ग्रेन्यूल्स हैं, ये आकर यहाँ पे एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना देता है, प्रोटीन बन जाता है, जिसको हम नाम देंगे इस तरह के पी सिलेक्टिन प्रोटीन्स बन जाती हैं, एक्सपोज्ड हो जाता है। पहले अंदर था, अब जब इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स ने बाइंड कर ली तो ये जो प्री फॉर्म ग्रेन्यूल्स थे वो इस सेल के पास आकर यहाँ पे एक्सपोज हो गया, अपनी जो प्रोटीन्स हैं उसको निकाल दिए, ये शक्ल दे दी उसने इस तरह की। अब इसको हमने नाम दी पी सिलेक्टिन प्रोटीन्स। अब हमारे साथ जो सिलेक्टिन है वो असल में 3 टाइप्स ऑफ सिलेक्टिन होती हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको। सिलेक्टिन 3 टाइप्स ऑफ सिलेक्टिन होती हैं। एक होता है पी सिलेक्टिन, दूसरा है ई सिलेक्टिन, और दूसरा है एल सिलेक्टिन।
पी मतलब से मुराद ये है कि यहाँ पे जो पी सिलेक्टिन और ई सिलेक्टिन आपकी एक्टिव हुए हैं, इस प्रोटीन जब एक्सपोज हुआ तो उन्होंने सिलेक्टिन बनाई, प्रोटीन्स बनाई। अब पी सिलेक्टिन इसके साथ प्लेटलेट्स के ऊपर भी पी सिलेक्टिन मौजूद हैं और प्लेटलेट इस सिलेक्टिन के साथ बाइंड कर जाता है। दूसरा, ई सिलेक्टिन इंडोथेलियल सेल्स के ऊपर जब एक्सपोज हो जाता है ये प्रोटीन तो इंडोथेलियल सिलेक्टिन बन जाती है। और जो एल सिलेक्टिन है वो मोस्टली लिम्फोसाइट्स जो है, लिम्फोसाइट्स के लिए ये एल सिलेक्टिन्स है, जिससे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट कैन बी बाइंड, ठीक है, जिससे फिर वो अंदर चला जाता है। अब इन्होंने जब इस तरह ई सिलेक्टिन पी सिलेक्टिन आपकी एक्टिव हो गए, दिस एक्सपोज्ड हो गए, सॉरी, तो जब वो एक्सपोज्ड हो जाते हैं अब क्या हो जाएगी? नंबर फर्स्ट तो सिलेक्टिन प्रोटीन्स बन गए ऊपर इसके इस इंडोथेलियल सेल्स के। और दूसरा क्या होगी इसके अंदर, जब ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स बाइंड कर जाता है अपने रिसेप्टरों के साथ जो इंडोथेलियल सेल्स ब्लड कैपिलरीज के ऊपर हैं। अब जब इनके साथ बाइंड कर जाता है तो ये जो इंडोथेलियल सेल्स हैं दिस विल कंस्ट्रक्ट, ये कंस्ट्रक्ट हो जाता है। जब कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं तो इनके बीच में जब ये सेल्स कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं तो इनके बीच में गेप्स अपीयर्स हो जाते हैं। जब गेप्स पैदा हो जाते हैं ना, दिस छोटे छोटे गेप्स पैदा हो जाते हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन से जो इंडोथेलियल सेल्स है ये कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं और गेप्स, छोटे छोटे गेप्स इस तरह ज़ाहिर हो जाते हैं। दिस पार्ट शुड बी। अब जब गेप्स दो एंडोथेलियल सेल्स के बीच में गेप्स बन जाते हैं, नंबर फर्स्ट इस गेप से क्या होगी, आपकी जो ब्लड सर्कुलेट हो रही थी इनके जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर, या आप आर्टरीज इसको समझें, इनसे क्या होगी कि जो आपकी जो फ्लूइड फॉर्म है, फ्लूइड प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा वो यहाँ से स्केप होना शुरू हो जाता है। इस बीच से, इस गेप से प्लाज्मा यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेसेस में अकुमुलेट होना शुरू हो जाता है। और यहाँ से भी ये जो आपकी प्लाज्मा है ब्लड से, चूँकि ब्लड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से जिसमें 55% प्लाज्मा लिक्विड्स है और 45% जो है रेड कार्पसेल्स है। तो यहाँ से इन गेप से फ्लूइड्स इंटरस्टिशियल स्पेस में आना शुरू हो जाता है। और ये जब ये कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं आपके इंडोथेलियल सेल्स, यहाँ की जो परमिएबिलिटी थी, जो आपकी ये इंडोथेलियल सेल्स की जो परमिएबिलिटी थी, इट विल इंक्रीज द, जो आपकी ये आर्टेरियल परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। अब जब वास्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई, किससे? जब ये सेल कंस्ट्रक्ट हुए तो इन्होंने परमिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर दी। दूसरी बात, यहाँ पे जो आपके आपके स्मूथ मसल सेल्स हैं, स्मूथ मसल्स आर्टरीज और वेन्स में, स्मूथ मसल्स जो हैं, स्मूथ मसल से, ये जो आपके स्मूथ मसल्स हैं इस पे भी रिसेप्टर मौजूद होते हैं। इन रिसेप्टर को अगर एक्टिव किया जाए इन केमिकल मेडिएटर से तो स्मूथ मसल्स की जो सेल्स हैं, स्मूथ मसल्स सेल्स जो ये ब्लड कैपिलरीज की हैं, सो इट विल काज द वेजोडाइलेशंस।
अब जब स्मूथ मसल्स पे ये जो आपकी हिस्टामीन्स हैं और बाकी केमिकल मेडिएटर्स, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स, इन्होंने जब आपकी स्मूथ मसल्स के साथ बाइंड की तो अब वाजो कंस्ट्रक्शन विल कास्ट, जो वेजो डायलेशन, योर ब्लड कैपिलरीज विल बी डायलेट, तो इट विल काज द वेजो डायलेशंस। तो आपकी जो ब्लड कैपिलरीज है वो डायलेट हो जाते हैं। जब वो डायलेट हो जाते हैं तो मोर ब्लड आना शुरू कर देता है यहाँ पे आसपास वाले इंजर्ड टिश्यूज़ में। अब जब मोर ब्लड यहाँ पे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स आपके डायलेट हो गए, तो मज़ीद आपकी जो आरबीसीज़ हैं, रेड ब्लड सेल्स है, वो यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। और वो जो आसपास की एरिया है जो इंजर्ड हुई है, जो फिज़िकल इंजरी हुई है या केमिकल इंजरी हुई है या पैथोलॉजिकल कोई भी इंजरी हुई है या बैक्टीरियल अटैक हुई है, तो वो आसपास एक कंडीशन वेजोडाइलेशन से जब ब्लड की फ्लो आएगी, आसपास जब खून आएगी ना, तो उसके आसपास दो कंडीशन क्रिएट हो जाते हैं। नंबर फर्स्ट, एक तो ये है कि हीट, क्योंकि ब्लड की टेम्परेचर मोस्टली आपको पता है ना कि उसमें ब्लड की 37 सेंटीग्रेड है, 37 to 38 सेंटीग्रेड्स। तो वो क्या होता है, वो एरिया थोड़ा सा गरम हीट वार्म, जो कि हमारे साथ हमने देखा था कॉलर, तो कॉलर की साइन जो है वहाँ पे आसपास अपीयर हो जाता है। दूसरा हमारे साथ र्यूबार की साइन अपीयर हो जाता है, क्योंकि र्यूबार किस वजह से रेड है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स आपकी उस एरिया में अकुमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है। उनकी कोशिश ये होती है आपकी बॉडी की, आपकी इम्यून सिस्टम की, कि यहाँ पे फ्लो इंक्रीज़ किया जाए और जो लिम्फोसाइट्स, आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स है, वो यहाँ आ जाए और काम कर ले और उस जो पैथोजेनिक सब्सटेंस है उसको किल कर दे। नंबर टू क्या होती है हमारे साथ, जब फ्लूइड अकुमुलेट होना शुरू हो जाता है आसपास एरिया में, तो एक ट्यूमर की अलामात क्रिएट हो जाती है। एक ट्यूमर होना शुरू हो जाता है आसपास, स्वेलिंग, ट्यूमर जो आपकी स्वेलिंग होना है, जो क्योंकि आपकी फ्लूइड की अकुमुलेशन से आसपास के टिश्यूज़ में क्या हो जाती है, एडिमा पैदा हो जाती हैं। जो आसपास टिश्यूज़ हैं ये एडिमा हो जाए, स्वेल अप हो जाती है, स्वेलिंग शुरू हो जाती है। थर्ड आ जाए, अब हमारे साथ जो ब्रेडिकाइनिन्स हैं, इनका एक ये भी फंक्शन है कि ये साथ साथ ही जो नर्व्स यहाँ पे मौजूद हैं, नर्व्स जो मौजूद हैं, मैं आपको यहाँ से ड्रॉ कर, जो आसपास जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं, जो आपकी सेंसरी नर्व्स हैं, ये ब्रेडिकाइनिन्स ये नॉक्शियस स्टिमुलाई देती हैं, हार्मफुल स्टिमुलाई देती है बार बार, अगेन एंड अगेन। जब हार्मफुल स्टिमुलाई मिलती हैं आपकी न्यूरॉन्स को, तो इट विल रिलीज अ केमिकल्स एंड काज अ पेन। ये पेन आप जो डॉलर बोलते हैं, पेन आसपास एरिया में पैदा हो जाती है और शुरू हो जाती है पेन, क्योंकि जो आपकी नर्व्स हैं उनको लगातार वो ब्रेडिकाइनिन से जो कि नॉक्शियस स्टिमुलाई देती हैं। और दूसरा, जब फ्लूइड अकुमुलेट होती हैं आसपास इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, तो यहाँ पे ये फ्लूइड भी इन सेल्स को नॉक्शियस स्टिमुलाई देती हैं, जिससे आपकी न्यूरॉन से केमिकल रिलीज होते हैं और पेन शुरू हो, उस आसपास के लोकल एरिया में पेन शुरू हो जाती है। नंबर फर्स्ट। अब दूसरी, जो आपकी लोकल टिश्यूज को इंजरी हुई है, इधर आ जाए, ये फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन, जब फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन को कट इंजरी लग गई या टिश्यूज इंजर्ड हो गए,
तो यहाँ पे एक फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं। ये फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम्स करता क्या है, ये जो आपके फैटी एसिड्स हैं ना, उनसे आर्किडोनिक एसिड बनाना शुरू कर देते हैं। एरिकिडोनिक एसिड, डोनिक एसिड्स बनाना शुरू कर देता है। ये आर्किडोनिक एसिड फिर इस पे दो तरह के एंजाइम्स एक्ट कर लेता है। वन एंजाइम इज नॉन एज बल्कि दो पाथवे स्टार्ट हो जाती हैं। एक होती है कॉक्स पाथवे, दो तरह की पाथवे स्टार्ट हो जाती हैं। आर्किडोनिक एसिड पे दो तरह के पाथवे स्टार्ट हो जाती है, या इट मीन्स कि दो तरह के एंजाइम्स इस पे एक्ट करेंगे। वन इज कॉक्स पाथवे आप नाम देंगे, दूसरा लॉक्स पाथवे। दिस अब जो आपकी कॉक्स पाथवे है, इसमें दो तरह के एंजाइम्स एक्ट करते हैं। इसमें दो तरह के एंजाइम्स इन्वॉल्व है। वन इज COX-1 एंजाइम्स, सेकेंड इज COX-2 एंजाइम्स। अब ये COX-1 और COX-2 का काम यह है प्रोस्टाग्लैंडिन बनाना, प्रोस्टाग्लैंडिन की मिकदार को बढ़ाना। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन विल इंक्रीज, जो कि वन ऑफ द मेजर इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हैं, जिसमें पेन और फीवर को काज करती है, और इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स में आते हैं। दूसरा लॉक्स पे लाइपो ऑक्सीजनेस एंजाइम से करती है, जिससे ल्यूकोट्राइन्स बनाना शुरू कर देता है। ल्यूकोट्राइन्स जो मोस्टली आपकी ये भी आपकी एल्वियोलास के अंदर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन काज करती हैं, जो कि सिस्टमैटिक कंडीशन क्रिएट होती है ये लॉक्स पाथवे से। अब चूंकि यहाँ पे दूसरी बात यह है कि ये पाथवे भी एक्टिव हुई हैं, और यहाँ से भी मास्ट सेल्स को मैसेज में मिल रहा है कि वो जो है केमिकल मेडिएटर रिलीज़ कर रहा है। यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे हमारे साथ जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स में हम एग्जाम्पल लेंगे आपकी जो मोनोसाइट्स हैं। मोनोसाइट्स, दिस इज़ अ मोनोसाइट्स। आपके खून में तो आपकी इम्यून सेल्स मौजूद हैं, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स के ऊपर एक शुगर की मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, इस टाइप्स की शुगर की मॉलिक्यूल्स हैं, इस टाइप की। और दूसरा यहाँ पे आपकी जो न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, दिस इज न्यूट्रोफिल। अब न्यूट्रोफिल्स के ऊपर भी एक शुगर की इस तरह की मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब चूंकि आपकी ब्लड के अंदर मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये सब कुछ मौजूद हैं, और न्यूट्रोफिल्स, इनमें से आपकी जो न्यूट्रोफिल्स हैं और मोनोसाइट्स हैं, अब इधर देखिए, क्योंकि जो वास्कुलर परमेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गई, गैप पैदा हो गई। अब जो न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और आपकी जो जो इम्यून सेल्स हैं, वो ट्रेवल कर रहे थे अपनी ही उसमें वे में ट्रेवल कर रहे थे। अब चूँकि ये जो प्रोटीन्स हैं, पी सिलेक्टिन है, ई सिलेक्टिन, जो एक्सपोज हो गए, तो अब ये जो शुगर की मॉलिक्यूल्स है न्यूट्रोफिल्स की, ये इसके साथ बाइंड कर लेता है। जब बाइंड हो जाता है इस सिलेक्टिन प्रोटीन्स के साथ, जब सिलेक्टिन प्रोटीन्स के साथ बाइंड हो जाती हैं,
क्योंकि इसके ऊपर भी शुगर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसके साथ बाइंड कर जाते हैं। पहले जब नॉर्मल इन्फ्लामेशन नहीं थी नॉर्मल, उसमें तो आपकी ब्लड फ्लो के साथ आपकी इम्यून सेल जो है वो ट्रेवलिंग कर रहे थे नॉर्मल हालात में। अब जब वो पी सिलेक्टिन्स एक्सपोज हो गए तो एंडोथेलियल सेल से जब एक्सपोज हो गए, अब इनकी जो शुगर मॉलिक्यूल्स है वो उसके साथ अटैच होना शुरू कर देते हैं। जब ये इम्यून सेल्स आपकी मोनोसाइट इन सिलेक्टिन के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं, तो अब क्या होगी, ये इसके अंदर जब अटैच हो जाते हैं, ये आपको यू इस तरह, ये जो जब अटैच हो जाता है, अब ये जो गेप्स हैं, इस गैप से ये आपकी मोनोसाइट्स और आपकी जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो इसके अंदर डायपेडेसिस के थ्रू अंदर जाना शुरू कर जाते हैं। अब आपकी न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स इंटरस्टिशियल स्पेसिस में आना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि आसपास वाले टिश्यूज इंजर्ड हुए हैं, ये सब के सब आ रहे हैं इस फॉर द हीलिंग प्रोसेस। हीलिंग प्रोसेस के लिए ये आपकी इम्यून सेल्स यहाँ पे अंदर आ रहे हैं कि जो बैक्टीरिया आई हुई हैं, जो पैथोजेनिक सब्सटेंस हैं, उसको ख़त्म किया जाए। और ये जो आपकी न्यूट्रोफिल से ये भी कोशिश करता है कि अंदर चला जाए, ये डायपेडेसिस से दिस जो आपकी न्यूट्रोफिल्स हैं, अब ये जब अंदर आएंगे आपके इंटरस्टिशियल स्पेसिस में, नाउ योर न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोपेज इंटर टू द इंटरस्टिशियल स्पेसिस। अब जब इंटरस्टिशियल स्पेसिस में न्यूट्रोफिल्स और आपकी मोनोसाइट्स वो जब इंटर हो गए, और क्या है आपकी और भी आपकी जो प्लेटलेट्स हैं वो भी आसपास टिश्यूज़ में इंटर होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ से इस पी सिलेक्टिंग का ये फ़ायदा हुआ कि पहले तो ये ट्रेवल कर रहे थे, किसी चीज़ के साथ भी ये अटैच नहीं होते। अब जब इन्होंने एंडोथेलियल सेल्स ने एक्सपोज की अपनी जो है सिलेक्टिन को, अब इसके साथ जब जुड़ गए, अब वो कोशिश कर रहा है कि इधर से अंदर से ये घुस जाए, क्योंकि इधर से इसको पहले रास्ता नहीं मिल रहा था। अब जब परमिएबिलिटी वाजो डायलेशन हो गई, तो ये जब परमिएबिलिटी जब इंक्रीज हो गई तो अब अंदर आना शुरू कर देता है। अब ये जो न्यूट्रोफिल्स था ब्लड के अंदर, जब ब्लड के अंदर था, और ये अब आ गए किसके अंदर, इंटरस्टिशियल स्पेसिस में, और आपकी मोनोसाइट्स अंदर आ गए। अब ये मैक्रोस आपकी जो मोनोसाइट्स है, दिस विल बिकम अ मैक्रोपेज, और ये न्यूट्रोफिल्स और आपकी मैक्रोपेज ये क्या करना शुरू कर देते हैं, इस बैक्टीरिया के साथ फाइट शुरू कर देता है। ये जो बैक्टीरिया आई हुई है, अंदर जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरियल अटैक है, उससे फाइट करना शुरू कर देते हैं आपकी। नाउ इट स्टार्ट द फाइट विद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साथ फाइट स्टार्ट कर देता है, फाइट स्टार्ट कर देता है आपकी मैक्रोपेज। अब जो ब्लड के अंदर था, इसको हम कहते हैं मोनोसाइट्स। जब वो इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंच जाता है, एंडोथेलियल कैपिलरीज को क्रॉस कर लेता है, वो फिर मैक्रोपेज बन जाते हैं। इसको फिर हम नाम देंगे मैक्रोपेज। नाउ दिस इज योर मैक्रोपेज। अब मैक्रोपेज और न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया के साथ क्या शुरू कर देता है, फाइटिंग। और एक और फाइटिंग के साथ साथ ही ये जो आपकी मैक्रोपेज हैं, ये 3 तरह की केमिकल्स खारिज करना शुरू कर देते हैं। ये मैक्रोपेज से मैक्रोपेज कुछ केमिकल खारिज भी कर लेता है। फाइट के साथ साथ ही इससे ये कुछ तरह के केमिकल मेडिएटर्स खारिज करना शुरू कर देते हैं। इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर
अल्फा 1। ये जब ये केमिकल इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स मैक्रोपेज स्टार्ट कर लेता है, रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। असल में मैक्रोपेज जो हैं वो जब इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंचती हैं तो वो पेगोसाइटोसिस स्टार्ट कर लेते हैं, और वो हम अब नहीं पढ़ेंगे। बैक्टीरिया की गाना शुरू कर देता है ये, लेकिन उसके साथ साथ ही आपके ट्यूमर न्यूक्रोसिस फैक्टर्स और इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 6 भी बनाना शुरू करता है। ये भी एक केमिकल मीडिएटर्स है। अब इस केमिकल मीडिएटर्स की मज़ीद क्या असर होगी बॉडी के अंदर, जो आपकी मैक्रोपेज खारिज कर रहा है, ज़्यादा मिकदार में जो खारिज रिलीज़ हो रही हैं। यहाँ पे एक और भी ये है कि ये जो आपकी इंटरल्यूकिन 1 है, इंटरल्यूकिन 6 ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा है, ये यहाँ पे मज़ीद इन इंडोथेलियल सेल्स के साथ एक्ट करके यहाँ से और सिलेक्टिन्स को जो है एक्सपोज कर लेता है, जिससे इंडोथेलियल सेल्स के से मज़ीद और मैक्रोपेज न्यूट्रोफिल्स अंदर आना शुरू कर देते हैं, मज़ीद आना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और दूसरा जो है इसका बड़ा फंक्शन आपकी उस पे है, ब्रेन्स पे। ये ट्रेवल कर लेता है ब्रेन के पास। दिस इज योर ब्रेन। ब्रेन्स के अंदर जो हाइपोथैलेमस का रीजन है, हाइपोथैलेमस का रीजन जो है, हाइपोथैलेमस का जो रीजन है, वहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस इन्हांस कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है तो ये कॉज कर लेता है फीवर। यहाँ से आपकी फीवर भी इंक्रीज हो रहा है। दिस फीवर भी आपकी इंक्रीज हो गई किससे? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर से, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा 1 से, और आपके इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 8 दिस। दूसरी बात, यही केमिकल मीडिएटर्स ट्रेवल करके आपकी जो बोन मेरो है, यही केमिकल मीडिएटर्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब बोन मेरो के पास इसकी क्या काम है, जो कि जाएगी दिस। अब जब ये बोन मेरो के पास जाएगा, स्टेम सेल्स की एक्टिविटी को इन्हांस करेगा। क्या है दिस इज ए बोन मेरो। बोन मेरो के पास जब जाएगा, आपकी जो ट्यूमर नेक्रोसिस है, इंटरल्यूकिन 1 है, इंटरल्यूकिन 6 है, ये जाएंगे स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दे। वो पहले नॉर्मल में, अब ये उसको मैसेज देगा कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स की ज़रूरत है, इम्यून सेल्स की ज़रूरत है, तो ये कॉज करेगा आपकी बोन मेरो से ल्यूकोसाइटोसिस, जिससे आपकी मोनोसाइट्स की कंसंट्रेशन, लिम्फोसाइट्स की, न्यूट्रोफिल्स की तादाद मज़ीद बढ़ जाता है इस इन्फेक्शन के लिए। ठीक है। और तीसरी बात ये है कि ये आपकी जो यही केमिकल मीडिएटर से ये जाएंगे टुवर्ड्स द लीवर से, फिर ये लीवर के पास जब जाएंगे, ये लीवर से कुछ तरह के प्रोटीन्स खारिज करना शुरू कर देते हैं। लीवर के अंदर प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देता है लीवर से, और फिर आपके लीवर इसके अगेंस्ट मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स, एक्यूट पेस रिएक्टिव प्रोटीन्स खारिज करना शुरू कर देता है, जिसमें आपके साथ वन ऑफ द एक्यूट पेस रिएक्टिव प्रोटीन्स का जो एग्जांपल है वो सी पेप्टाइड प्रोटीन्स हैं। सी पेप्टाइड रिएक्टिव प्रोटीन्स हैं। सी पेप्टाइड रिएक्टिव प्रोटीन्स खारिज होना शुरू हो जाता है, जो कि ये जो टेस्ट है आपकी सी पेप्टाइड जो टेस्ट है ना,
जो मोस्टली CRP या CPR जो आपका टेस्ट है, ये टेस्ट फिर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम में ये प्रोटीन सर्कुलेट कर जाता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर इसकी हाई लेवल से आपकी बॉडी के अंदर क्रोनिक इन्फ्लामेशन, क्रोनिक डिजीज़ की एक डिटेक्शन के लिए एक काफ़ी मददगार साबित होती हैं। तो ये टेस्ट भी किए जाते हैं। फिर लीवर ये प्रोटीन्स खारिज करते हैं, जो कि एक टेस्ट ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज़ हो जाता है ये प्रोटीन्स। फिर इससे हम खून टेस्ट के ज़रिए हम इस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की और क्रोनिक डिजीज़ की पता कर सकते हैं और इन्फेक्शंस की। तो यहाँ पे हमारे साथ ये था हमारी एक इम्यून रिस्पांस, जो इम्यून की रिस्पांस है ना, इम्यून रिस्पांस था टुवर्ड्स द इन्फ्लामेशंस। एक इम्यून रिस्पांस था, रिस्पांस टुवर्ड्स द इन्फ्लामेशंस, टुवर्ड्स द इन्फ्लामेशंस। आपकी बॉडी के अंदर ये इन्फ्लामेशन किस तरह क्रिएट होती है और किस तरह। इसके बाद ये पूरा का पूरा यहाँ से ये प्रोस्टाग्लैंडिन भी इंक्रीज़ हो जाता है आपके अंदर ही। इनकी वजह से हमने देखी पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन, अडीमा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमने देख ली। और ये बता दूँ अब इसके बाद जब मैक्रोपेजेस और आपकी न्यूट्रोफिल्स वो दूसरे उसमें प्रोसेस में वो फिर फेगोसाइटोसिस करना शुरू कर देते हैं, जो कि आपकी बैक्टीरिया बाहर से आई हुई है उसको खाना शुरू कर देता है। वो एक अलग सी प्रोसेस है, उसको फिर हम मज़ीद इंशाल्लाह फिर देखते हैं अगर दूसरी वीडियो में हमने उसको फेगोसाइटोसिस को पढ़ लिया। तो ये था हमारे साथ बेसिकली इन्फ्लामेटरी रिस्पांस ऑफ इम्यून रिस्पांस था, एक पॉजिटिव इम्यून रिस्पांस था अगेंस्ट द इन्फ्लामेशंस